हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सरकार आखिर गरीबी मिटाने के लिए अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती, और साथ ही हम इसके समाधान के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर सरकार गरीबी मिटाने के लिए अनलिमिटेड पैसा छाप कर गरीबों में क्यों नहीं बांटती। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा करने से गरीबी और बढ़ेगी और साथ ही महंगाई भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो चलिए इस चीज को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लें कि एक देश में 10 लोग हैं और हर व्यक्ति के पास 100 रुपए है, यानी कि पूरे 1000 रुपए है। और इस देश में खाने के लिए 100 किलो चावल है, यानी कि उन 100 किलो चावल की कीमत 1000 रुपए है। 100 किलो चावल को 1000 रुपए में खरीदा जा सकता है। मान लें कि उस सरकार ने बहुत सारे नोट छाप दिए, तो ज्यादा नोट छापने से क्या होगा। सबसे पहले जिन व्यक्तियों के पास 100 रुपए थे, अब हर व्यक्ति के पास 1000 रुपए होंगे, यानी कि सभी टोटल व्यक्तियों के पास 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 रुपए हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जिस अनुपात में पैसे छापे गए उसी अनुपात में सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, यानी कि वही 100 किलो चावल जो कि 1000 में आता था वही अब 10,000 में हो गया। सरकार जितने अधिक नोट छापेगी, देश में महंगाई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। ये एक पिज्जा है, अगर आप इसे 6 टुकड़ों की जगह 100 टुकड़ों में बांटें तो क्या पिज्जा बड़ा होगा? नहीं ना। वही नोट के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति और किसी भी देश की विशालता का सूचक है। अगर अधिक नोट छापे जाते हैं तो देश में सभी नोटों के मूल्य को एक ही अनुपात में गिरना पड़ता है, यानी कि देश में हर कोई किसी भी नोट के साथ गरीब होगा। उन गरीब लोगों को भी जो मुद्रित नोट प्राप्त करते हैं वह पाएंगे कि उनका लगभग कोई मूल्य नहीं है, और इतने सारे नोटों की छपाई की लागत बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि रुपए का मूल्य आंतरिक रूप से गिर चुका है। डॉलर और पाउंड जैसी तुलनात्मक मुद्राओं का मूल्य समय के मुकाबले काफी बढ़ जाएगा। संक्षेप में कहें तो रुपए के मूल्य में डॉलर के मुकाबले गिरावट होगी, जिसके चलते तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसलिए मुद्रास्फीति दुगनी होगी, एक रुपए की गिरावट के कारण और दूसरा ईंधन की लागत की वृद्धि के कारण। यही अर्थशास्त्र का कमाल है। आप जितना इसके बारे में जानेंगे उतने ही ज्यादा प्रभावित होंगे। मान ले कि सरकार ने अतिरिक्त नोट छापे हैं और सभी को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। अब क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और घर पर बैठूंगा, और मेरी तरह काम करने वाले सभी नौकरीशुदा लोग घर पर बैठ जाएंगे। इसलिए सभी कंपनियां, कारखाने और व्यवसाय बंद हो जाएंगे और सभी सेवाएं ठप हो जाएंगी। मैं सब्जी खरीदने बाहर जाऊंगा, लेकिन सब्जी बेचने वाले के पास भी 1 करोड़ रुपए हैं, तो ऐसे में वो सब्जी क्यों बेचेगा? यही हाल बाकी दुकानदारों का भी होगा। अब जबकि किसान के पास भी 1 करोड़ रुपए हैं, तो वह भी खेत में क्यों मेहनत करें? धीरे धीरे सभी व्यवसायों में यही हाल होगा। ऐसे में कोई भी शख्स काम नहीं करेगा। इसीलिए जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें एक तो काफी महंगे दामों में बेचा जाएगा या फिर खुद के उपयोग के लिए बचा कर रखा जाएगा, जिससे कि काला बाजारी बढ़ेगी। करोड़ रुपए तो होंगे, लेकिन आप कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकेंगे। ऐसे में शायद वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि तुम मुझे टमाटर दो, मैं तुम्हें प्याज दूंगा, वापस से अस्तित्व में आएंगे। आपके नोटों का ना तो कोई मूल्य रहेगा और ना ही कोई उपयोग होगा। शायद सर्दी के दिनों में इन नोटों से आप आग जला सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने वैश्विक कर्ज से परेशान होकर आर्थिक तंगी की स्थिति में खूब सारे नोट छापना शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए की अधिकता के कारण बाजार में महंगाई चरम सीमा पर हो गई, जिसके चलते एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को रिक्शे में भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे। यही गलती एक बार जिम्बाब्वे ने भी की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी देश में कितने नोट छापने हैं, इसका फैसला सेंट्रल बैंक जीडीपी और विकास दर के आधार पर लेती है। ऐसे में भारत में आरबीआई फैसला करती है कि कब और कितनी करेंसी छापनी है। पहले 1 रुपए के नोट केंद्र सरकार के अधिकार के तहत आते थे, लेकिन अब ये आरबीआई के अंतर्गत आ चुके हैं। किसी देश में बनने वाली संपूर्ण गुड्स और सर्विस, यानी कि सेवा और वस्तु का मूल्य उस देश में वर्तमान करेंसी के बराबर ही होना चाहिए, यानी कि उस देश में जो वस्तु या सेवा की कीमत होती है वह करेंसी के अनुसार ही होती है। दोस्तों, नई करेंसी को प्रिंट करते समय आरबीआई इन फैक्टर्स का खास ख्याल रखती है।
जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए ज्यादा मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि हमारे बचपन में 100 रुपए में जितना सामान किराने की दुकान से मिलता था उतना आज के 100 रुपए से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन से हमारे खर्चे बढ़ते हैं और हमारे पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले 3 अंडों की कीमत $100 बिलियन जिम्बाब्वे बैंक नोट थी। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक विशेष समय, आमतौर पर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी वृद्धि दर किसी भी देश की आर्थिक परफॉर्मेंस को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना है। जीडीपी के कारण देश में प्रिंट किए जाने वाले पैसे की मात्रा भी प्रभावित होती है। सरकारें उसी वैल्यू जितना पैसा छापती है जितनी वैल्यू उसकी इनकमिंग या जीडीपी में बढ़ी है। यानी कि देश की उत्पादकता में वृद्धि होने से इसकी जीडीपी में भी वृद्धि होती है। यानी कि इससे सरकार को ज्यादा पैसे छापने का मौका मिलता है, क्योंकि छापा गया पैसा उन अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार के लिए काम आता है। इसलिए हम सारांश के आधार पर यही कह सकते हैं कि सरकार लोगों को उतने ही करेंसी प्रदान करती है जितनी कि जीडीपी तथा इन्फ्लेशन से वैल्यू जनरेट होती है। अगला है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम। देश में जारी होने वाली करेंसी रिजर्व सिस्टम के आधार पर जारी होती है। यहाँ पर रिजर्व शब्द का मतलब हम इन 3 बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं, जो कि हैं बुलियन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत में करेंसी की सप्लाई आरबीआई द्वारा उन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। नई करेंसी जारी करने के लिए आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करती है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि एमआरएस को 1956 से फॉलो किया जा रहा है। इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई को गोल्ड बुलियन, सोने के सिक्के और विदेशी मुद्रा के रूप में 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व रखना पड़ता है। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ गोल्ड बुलियन या सोने के सिक्कों के रूप में होने चाहिए। एमआरएस का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई ट्रांजैक्शंस की स्थिति में पैसों की सप्लाई को बढ़ाने का था। आरबीआई देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तथा जनता की आवश्यकता के अनुसार कुछ नियमों का पालन करती है और उसी हिसाब से करेंसी जारी होती है। अगला है सॉलिड और म्यूटिलेटेड हुए नोट। दोस्तों, ज्यादा उपयोग में लेने के कारण कभी कभार नोट काफी गंदे हो जाते हैं या फिर कई बार एक ही नोट के 2 टुकड़ों को जोड़कर उन्हें चिपका दिया जाता है। इस प्रकार के नोट्स को सॉलिड नोट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर किसी नोट का एक हिस्सा गायब है या फिर 2 से ज्यादा टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए नोट कई बार हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के नोट्स को म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। अब क्योंकि सॉलिड और म्यूटिलेटेड नोट्स सर्कुलेशन के लिए उचित नहीं होते हैं, इसीलिए आरबीआई के रिकॉर्ड्स में पर्याप्त लेखा जोखा होने के बाद इन नोट्स को सर्कुलेशन से निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन नोट्स को आरबीआई के अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा और निगरानी में क्षेत्रीय आरबीआई ऑफिस के इंसिनरेटर्स में जला दिया जाता है। अब क्योंकि आरबीआई के पास इन नोट्स का पूरा लेखा जोखा रहता है, इसलिए आरबीआई उतने ही नए नोट छाप देती है। इन्फ्लेशन, जीडीपी और जलाए गए नोटों का पूरा ब्यौरा तैयार करके आरबीआई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तथा नोट जारी करने वाला विभाग केंद्र सरकार के सामने सारी जानकारी पेश करेगा और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। एमबीए के दौरान अर्थशास्त्र की टीचर ने हमें वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की गति के बारे में एक गजब की बात बताई। वो कहती हैं कि मान लें कि मैंने अलमारी में 100 रुपए रखे हैं तो उसकी कीमत 100 रुपए होगी, लेकिन अगर मैं उसी 100 रुपए की सब्जी लाता हूँ तो मेरे पास 100 रुपए की सब्जी है और सब्जी वाले के पास 100 रुपए का नोट है, यानी कि कुल उपयोग 200 रुपए का। वैसे ही अब सब्जी वाला इस 100 रुपए का डेयरी वाले से दूध और दही लेता है तो एक ही नोट का कुल उपयोग हुआ 300 रुपए का। ठीक इसी तरह वे 100 रुपए के नोट पूरे बाजार में घूमेंगे और इस रुपए को गति या वेलोसिटी मिलेगी। जितनी ज्यादा मुद्रा की गति होगी उतना ही ज्यादा उसका उपयोग होगा। फिर शायद सिर्फ 100 रुपए के नोट से लाखों रुपयों का लेन देन भी हो सकता है, यानी कि जितना ज्यादा 100 रुपए के नोट से लेन देन होगा उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए अधिक नोट छापने की बजाय मौजूदा नोटों को गति देने की आवश्यकता है। इसके लिए नई नौकरियां, व्यवसाय, कारखानों
और नए सेवाओं के साथ साथ इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहकों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ चुका होगा कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।